हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आपकी डिमांड पर, आप ही की डिमांड थी कमेंट सेक्शन में कि मुझे ह्यूमन रिप्रोडक्शन यूनिट कराइए मैम, कराइए मैम। तो मैं इसके लिए आपको लेके आई हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन और कुछ एनसीईआरटी के पैराग्राफ्स, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। और सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपको कैसा लगा आज केमिस्ट्री का सेशन। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया विद एग्जाम्पल। और हाँ, एक और चीज़, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिछली वीडियो में भी आपको कहा था। तो एक हमारी टेस्ट सीरीज़ है रोड मैप 2.0, फटाफट से इसे ले लीजिए और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। 17 FST है, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ। 6 ईयर PYQ है, ये भी बता चुकी हूँ। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में सॉल्यूशन है। ड्रीम 122 कोड अगर इसमें लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। ड्रीम 120 कूपन कोड है, या अगर वहाँ पे लगा दोगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। और आपका यूनिट, आपका मोस्ट ऑफ द फेवरेट यूनिट रिप्रोडक्शन। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अप्रोक्सीमेटली लेंथ एंड विथ ऑफ टेस्टिस आर। टेस्टिस की विथ एंड लेंथ बताओ। तो लेंथ होती है 4 to 5 और विथ होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। तो आंसर विल बी 1। आगे बढ़ते हैं बिना देरी के। नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन स्पर्मेटोगोनियम इज। तो आंसर आएगा 46। 48, 43 तो होते नहीं है, 23 होते हैं हैप्लॉइड में, 46 होते हैं डिप्लॉइड में। और स्पर्मेटोगोनियम जो होता है वो हमारा होता है डिप्लॉइड। अब हैप्लॉइड कौन कौन से होते हैं ये भी सुन लो आप, 1 मिनट स्लाइड ले लेते हैं। स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये होते हैं 2N डिप्लॉइड। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, राइटिंग समझ अगर नहीं भी आ रही है तो मैं रिपीट करती हूँ, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटाइड एंड स्पर्मेटोजोआ। तो ये होते हैं आपके हैप्लॉइड, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो आंसर विल बी 46। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटाइड ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ ट्रांसफर स्पर्मेटाइड, स्पर्मेटोजोआ ट्रांसफॉर्म स्पर्मेटोसाइट्स, ये तो कतई गलत है। स्पर्मेटाइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये भी कतई गलत है। अगर ये दो ऑप्शन को टिक कर रहा है ना, तो भाई अपने आप को थप्पड़ मारो जोर से पहले। भाई ये किसी भी हालत में नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो खुद इंटरमीडिएट फॉर्म में बनते हैं। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट। स्पर्मेटाइड जो है वो ट्रांसफर्म होता है स्पर्मेटोजोआ में, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस जब स्टार्ट होती है प्यूबर्टी में, ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द सेक्रीशन ऑफ दी। प्यूबर्टी में कौन सा हार्मोन इंक्रीज होता है बताओ? GnRH, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन या फिर ईस्ट्रोजन? आंसर विल बी थर्ड, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ही इंक्रीज होता है प्यूबर्टी के टाइम पे, जिसके कारण स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है वो स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होती है? पहले तो ये बताओ कि स्पर्मेटोजेनेसिस किस में होती है, मेल में या फीमेल में? ऑब्वियसली मेल में। कब होती है? एट प्यूबर्टी। oogenesis किस में स्टार्ट होती है? फीमेल में, एट एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो भाई ये जो कहते हैं ना कि लड़कियां पीछे हैं, भाई लड़कियां जन्म से आगे हैं, ठीक है। तो हमें मत बताओ कि कौन कितना आगे है पीछे है। लड़कियां जन्म से आगे है। जब उसे नेचर ने ही आगे किया है तो भाई तुम कौन होते हो पीछे करने वाले, है ना। खैर ये मजाक की बात है, चलो आगे बढ़ते हैं।
तो आंसर विल बी थर्ड। ठीक है, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है स्पर्म्स ऑफ मैमल्स डिपेंड फॉर मूवमेंट। मूवमेंट के लिए किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ टेल पे, या टेल या मिडल पीस दोनों पे, या फिर मिडल पीस पे, या फिर हेड पे? हेड पे तो बिल्कुल भी नहीं। मिडल पीस जो होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, और टेल जो है वो उससे मूवमेंट उसकी हाई रहती है, मतलब वो बहुत तेज मूव करता है टेल के कारण। तो भाई टेल के कारण तो वो मूव तो कर रहा है, लेकिन एनर्जी तो मिडल पीस प्रोवाइड कर रहा है ना, मिडल पीस के कारण ही कर रहा है। तो इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड। अगर मिडल पीस एनर्जी ना दे तो फिर टेल मूव कैसे करेगी? menstrual flow occurs due to lack of estrogen, progesterone, FSH, vasopressin. आंसर विल बी फर्स्ट। प्रोजेस्टेरॉन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, मेंस्ट्रुएशन फ्लो मतलब। तो और अगर मान लो कि मेंस्ट्रुएशन फ्लो जो है वो नहीं हो रहा है, तो वो किसकी कमी के कारण हो रहा है? प्रोजेस्टेरॉन वहाँ पर नहीं है, इसलिए मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं हो रहा है। और अगर मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं हो रहा है तो ये इंडिकेटर है किसका? प्रेगनेंसी का। अच्छा ठीक है, और मेंस्ट्रुअल फ्लो इंडिकेटर किसका है? ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अगर मेंस्ट्रुअल फ्लो किसी को रेगुलर होता है तो इंडिकेटर है कि जो बॉडी है हमारी वो हेल्दी है। अगर इरेगुलर हो रहा है तो वो इंडिकेटर है कि जो हमारी बॉडी है वो अनहेल्दी है। आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो कितने दिनों का होता है? लास्ट 3 to 5 days। एनसीईआरटी की सीधी लाइन है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, नॉर्मल प्रोसेस है, सबको पता है, एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। रैपिड सेक्रीशन ऑफ LH इन ओव्यूलेटरी फेज कॉज रप्चर। जो रैपिड सेक्रीशन होता है LH का, LH क्या ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है ओव्यूलेटरी फेज में। किस तो ये करता क्या है मेनली? ग्राफिन फॉलिकल की रप्चरिंग, ओवा को रिलीज करेगा, ओव्यूलेशन, ऑल ऑफ दी अबव आंसर। ओव्यूलेशन कौन सी दिन होती है? 14th डे, याद रख लेना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है मेनली कि अगर कोई वुमेन की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 35 डेज की है तो उसका ओव्यूलेशन डे कौन सा होगा? तो 35 - 14 कर दो, आंसर आ जाएगा 1, 5, 3 में से 2, तो 21वें दिन उसकी ओव्यूलेशन होगी। चलो एक और क्वेश्चन में पूछते हैं कि अगर किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 63 डेज की है तो उसका ओव्यूलेटरी डे जो होगा वो कौन सा होगा? तो वैसे ये पॉसिबल नहीं है, बट एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, क्वेश्चन है, आ सकता है। तो 63 - 14 कर दो, आ जाएगा 9, 5 में से 1 गया 4, 49th डे उसकी ओव्यूलेटरी फेज आएगी। चलो मान लो एक क्वेश्चन है, मैं आपको दे देती हूँ कि कोई फीमेल है जिसकी साइकिल है वो 30 डेज की है, नहीं 32 डेज की है, तो इसकी ओव्यूलेटरी से मतलब इसका ओव्यूलेशन कौन से डे पे होगा? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देकर जाएंगे, और पक्का देकर जाएंगे, और आंसर कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, आंसर सही भी होना चाहिए। और बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई तगड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको यहाँ पे, कोई मैंने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपको नहीं दिया है, राइट? नॉर्मल कैलकुलेशन है, फटाफट कमेंट बॉक्स में कर देना आंसर। आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटेशन कहाँ पे होता है? रेटेड एपिडिडाइमिस, वास्ट डिफरेंस, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ये वैसे एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, बट ये क्वेश्चन आ सकता है। तो एनसीईआरटी में नहीं है, बट ज़रूरी नहीं है कि आ ही जाए, बट ये आ भी सकता है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, इस वजह से मैंने इसे यहाँ पे लिया है। एम्ब्रियो एट 8 to 16 cells stage is called blastula, trophoblast, morula, all of these. Answer will be morula. Parturition is induced by neural mechanism, endocrine mechanism, neuroendocrine mechanism, hormone mechanism. Answer will be third, neuroendocrine mechanism. एक अच्छा सा क्वेश्चन है यहाँ पे कि विच वन इज द प्रेजेंट इन यूरिन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन के यूरिन में क्या प्रेजेंट होता है? तो एक ऐसा हार्मोन है
जो प्रेग्नेंट वुमेन के यूरिन में प्रेजेंट होता है, जिससे वो पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। जब प्रेगा न्यूज़ या फिर किसी भी चीज़ से जब वो प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो वहाँ पे जो टेस्ट होता है वो पॉजिटिव आता है। तो वो टेस्ट जो पॉजिटिव आता है ना, वो एक सिंगल हार्मोन के कारण आता है, और वो जो हार्मोन है ना, वो मैंडेटरी है प्रेगनेंसी के लिए, कि अगर किसी फीमेल को प्रेगनेंसी है, राइट, तो उसी के दौरान वो हार्मोन रिलीज होता है। हार्मोन नहीं बताऊंगी, ऑब्वियसली हार्मोन नहीं बताऊंगी, अभी मैं बाद में बताऊंगी। तो वो हार्मोन रिलीज होता है, और जब वो हार्मोन रिलीज होता है यूरिन में, तो फीमेल क्या करती है, प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, और वो टेस्ट पॉजिटिव आता है ड्यू टू दिस हार्मोन, जिसका मैंने आपको अभी नाम नहीं बताया है। अगर वो यूरिन में प्रेजेंट नहीं है तो टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। तो वो हार्मोन का नाम है HCG, HPL, ईस्ट्रोजन, FSH नहीं, HCG। इसी के कारण पॉजिटिव आता है प्रेगनेंसी टेस्ट। Which of the following hormone responsible both the milk ejection and fetal ejection? Estrogen, progesterone, oxytocin, HPL। सिर्फ ऑक्सीटोसिन, ये मिल्क को इजेक्ट भी कराता है और कॉन्ट्रैक्शन भी कराता है एट अ बर्थ टाइम पे। क्या कराता है, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कराता है। तो आंसर विल बी थर्ड। हार्ट इज फॉर्म्ड इन 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 5th मंथ। 5th मंथ में तो मूवमेंट होती है, एंड 1 मंथ में हार्ट बन जाता है। और कौन से मंथ में क्या बनता है वो सारा आप NCERT से पढ़ेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है भाई, इतना इंपॉर्टेंट है, कोई फैन बट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चुपचाप इसको रटो, कुछ भी करो, NCERT में सीधा सीधा लिखा हुआ, बहुत हिडन लाइन में लिखा हुआ है। तो ये है क्या मेनली कि रिलैक्सिन जो है ना, वो प्रेगनेंसी के टाइम पे ही रिलीज होता है, लेकिन किसके द्वारा रिलीज होता है, ओवरी, कॉर्पस ल्यूटियम, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल। तो आंसर, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका एम्स नर्सिंग में भी आया हुआ है, इवन नीट में भी आ रखा है। तो भाई क्या पता तुम्हारे यहाँ भी आ जाए, है ना। तो आंसर विल बी फर्स्ट। ओवरी से रिलीज होता है एक सिंगल हार्मोन, उसका नाम है रिलैक्सिन। स्टोरेज ऑफ स्पर्म बताओ, रेटिटेस्टिस, वास डिफरेंस, वासा इम्फ्रिंशिया, एपिडाइमिस। स्टोरेज ऑफ स्पर्म, एपिडाइमिस। यहाँ पे स्पर्म का स्टोरेज होता है, स्पर्म यहाँ पे स्टोर रहते हैं। करेक्ट सीक्वेंस बताना है स्पर्म के ट्रांसपोर्ट का। तो यहाँ पे मैं लिखवा देती हूँ, मैं ऑप्शन लिख के नहीं लाई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबे ऑप्शन थे, तो मैं लिखवा देती हूँ डायरेक्ट। सबसे पहले स्पर्म रिलीज होता है सेमिनिफेरस टिब्यूल से, यहाँ से जाता है रेटिटेस्टिस, यहाँ से जाता है वासा इम्फ्रिंशिया में, फिर यहाँ से जाता है एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस, और यहाँ पे स्टोरेज होता है स्पर्म का स्टोरेज होता है। फिर यहाँ से जाता है वास डिफरेंस में, फिर यहाँ से जाता है इजैकुलेटरी डक्ट में, इजैकुलेटरी डक्ट में, फिर यहाँ से जाता है यूरेथ्रा में, फिर यहाँ से जाता है यूरेथ्रल मीटस में। तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस है, आप नोटबुक में ऐड करो या NCERT में लिख लो, याद रहेगा। NCERT में लिख लो तो याद रहेगा। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। करेक्ट ये लिखवा दिया मैंने आपको, अगर आप कहें तो मैं दोबारा लिखवा दूँगी क्योंकि शायद आपने ना लिखा हो, तो मैं दोबारा लिखवा देती हूँ बोल के। फर्स्ट सेमिनिफेरस टिब्यूल, फिर रेटिटेस्टिस, फिर वासा इम्फ्रिंशिया, फिर एपिडिडाइमिस, फिर वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, फिर यूरेथ्रा, फिर यूरेथ्रल मीटस। करेक्ट सीक्वेंस मैंने लिखवा दिया है। अब ये मैं NCERT के हाईलाइट लेकर आई हूँ,
जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो फटाफट से इनको कर लेते हैं हम। जूम कर लिया है मैंने, देखो। टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद अ पाउच। टेस्टिस जो है ना, मेल का टेस्टिस जो है वो बॉडी के आउटसाइड होता है और एक पाउच में होता है जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम। एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड इसके पाउच होते हैं, इसको कहते हैं हम स्क्रोटम। और स्क्रोटम जो है वो टेम्परेचर मेंटेन करता है, लो टेम्परेचर टेस्टिस का, जो 2 या 2.5 से भी कम रहता है एज अ कंपेयर टू जो नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है। हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो होता है ना वो 37 होता है, इसीलिए टेस्टिस बाहर होता है ताकि वो टेम्परेचर मेंटेन कर सके। और ये जो लो टेम्परेचर का कम होना ये इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा तो जो स्पर्म होंगे ना वो ख़त्म हो जाएंगे, मतलब मर जाएंगे, वो काम ही नहीं कर पाएंगे हाई टेम्परेचर पे। इसीलिए इसका टेम्परेचर मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इन एडल्ट ईच टेस्टिस, हर एक टेस्टिस ओवल शेप का है, 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ है, 2 से 3 सेंटीमीटर विड्थ है, इसकी कवरिंग जो है वो डेंस है और 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। मतलब हमारी जो टेस्टिस है, हमारी नहीं ऑब्वियसली मेल की, सॉरी, तो मेल का जो टेस्टिस है ना उसमें 250 कंपार्टमेंट होते हैं, ऐसे कुछ कंपार्टमेंट होते हैं। मैं बना के नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि उतना नहीं कर पाएंगे ना, पूरा डायग्राम बनाने बैठूंगी तो बहुत लेट हो जाएगा। तो जो 250 कंपार्टमेंट होते हैं और जो 250 कंपार्टमेंट है, हर एक कंपार्टमेंट के अंदर, यहाँ पे हर एक कंपार्टमेंट के अंदर देखो ऐसे, यहाँ पे कुछ ऐसे करके 250 कंपार्टमेंट होते हैं छोटे छोटे, और हर कंपार्टमेंट के अंदर ना 1 से 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 250 कंपार्टमेंट होते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिसे हम टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं, और हर एक लोब्यूल के अंदर 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। और हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होते हैं, हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एक मिनट, हाइलाइटर, हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है वो लाइंड होती है। इसके इनसाइड यहाँ पे 2 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, एक मेल जर्म सेल, दूसरी होती है सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल को हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं जो 2n होता है, डिप्लॉइड। और जो मेल सेल्स है ना वो म्योटिक डिवीजन करती है, और म्योटिक डिवीजन करके स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। और जो सर्टोली सेल्स है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है मेल जर्म सेल को। मेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है कौन? सर्टोली सेल। कौन प्रोवाइड करेगी? सर्टोली सेल, ये याद रखना है। और जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का जो रीजन है, इंटरस्टिशियल स्पेस, इसके अंदर स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं जिसे इंटरस्टिशियल और लीडिंग सेल्स कहा जाता है। जो लीडिंग सेल्स है ना वो सिंथेसाइज करती है और सिक्रीट करते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन जिसको कहते हैं एंड्रोजन। और यहाँ पे अदर इम्यूनोलॉजिकली कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं जो लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं। किसकी? पेनिस की लुब्रिकेशन में हेल्प करते हैं। कौन? अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट, कंपोनेंट कहो या फिर कॉम्पिटेंट कहो। नेक्स्ट पैराग्राफ, मेल सेक्रेटरी डक्ट में आते हैं रेटेटेस्टिस, वासा इंफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन होते हैं वासा इंफ्रेंशिया में रेटेटेस्टिस के थ्रू, और जो वासा इंफ्रेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन होते हैं एपिडिडाइमिस के अंदर ओपन होते हैं। और एपिडिडाइमिस लोकेटेड है पोस्टीरियर सरफेस पे, हर एक टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे एपिडिडाइमिस क्या है? लोकेटेड है। ये क्यों नहीं चल रहा हाइलाइटर? हाँ। और जो एपिडिडाइमिस है वो वास्ट लीड्स टू वास्ट डिफरेंस दैट एक्सटेंड टू द एब्डोमेन एंड लूप बनाती है यूरिनरी ब्लैडर के आस ऊपर क्या है? एक लूप बनाती है। यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर क्या है? एक लूप बनाती है। और ये रिसीव करती है डक्ट कहाँ से? सेमिनल वेसिकल से। ओपन होती है यूरेथ्रा में एज द इजैकुलेटरी डक्ट। और ये जो डक्ट है ना, इजैकुलेटरी डक्ट,
इसके बाद और ये जो डक्ट है ये स्टोर करती है और स्पर्म का ट्रांसपोर्ट करती है। तो ये बात कर रहा है हमारे एपिडिडाइमिस की, ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के थ्रू ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म। अब जो यूरेथ्रा है ये ओरिजिनेट होता है यूरिनरी ब्लैडर से, एक्सटेंड करता है पेनिस थ्रू, एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू द एक्सटर्नल ओपनिंग कॉर्ड, एक्सटर्नल ओपनिंग को कहते हैं यूरेथ्रल मीटर्स। अब देखो ये जो पेनिस है ना, पेनिस क्या है, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है और ये स्पेशल टिश्यू से बना है जो कि इरेक्शन में मदद करता है, इंसेमिनेशन में, मतलब इंसेमिनेशन में मदद करेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाने के लिए मेनली। तो इंसेमिनेशन में मदद करता है कौन, पेनिस। अब ये पेनिस के एक इनलार्ज एंड होता है जिसे ग्लांस पेनिस कहते हैं और ये कवर करता है, जो ग्लांस पेनिस कहते हैं, और जो ग्लांस पेनिस होता है ना वो लूज कवर होती है, फोर स्किन कहते हैं, लूज स्किन होती हैं पेनिस के ऊपर, एक हल्की सी लूज स्किन होती है जिसे हम फोर स्किन कहते हैं। मेल एसेसरी ग्लैंड्स में क्या क्या आते हैं आप वो देख लो। मेल एसेसरी ग्लैंड में आते हैं पेयर्ड सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट एंड पेयर्ड बल्बोइरेक्टल। सेक्रीशन ऑफ द ग्लैंड, ये ग्लैंड क्या करता है, सेमिनल प्लाज्मा को सिक्रीट करता है, उसमें फ्रक्टोज होते हैं, कुछ कैल्शियम होते हैं, कुछ एंजाइम होते हैं। और ये बल्बोइरेक्टल ग्लैंड है, ये लुब्रिकेशन में मदद करता है, बल्बोइरेक्टल ग्लैंड भी लुब्रिकेशन में मदद करता है। बल्बोइरेक्टल ग्लैंड को हम कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक एग्जामिनर का एक फेवरेट क्वेश्चन है और वो फेवरेट क्वेश्चन ये है कि सेमिनल वेसिकल, जो सेमिनल वेसाइकल है ना वो पेयर्ड है, प्रोस्टेट सिंगल है, बल्बोइरेक्टल पेयर्ड है। ये दोनों भाई, ये तीनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए कि कौन सिंगल है कौन पेयर्ड है। अब देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की बात करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओविडक्ट आता है, उसके साथ साथ पेयर ऑफ ओविडक्ट आते हैं, यूटेरस आता है। ओविडक्ट को हम क्या कहते हैं, एक मिनट, ओविडक्ट को हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो कि लोकेटेड है कहाँ पे, पेल्विक रीजन में। पार्ट्स ऑफ द सिस्टम अलोंग विथ ए पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड जो होता है ना इसके साथ मेमरी ग्लैंड इंटीग्रेटेड होके एक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बनाती है जो सपोर्ट करती है ओव्यूलेशन को, फर्टिलाइजेशन को, प्रेगनेंसी को, बर्थ को और चाइल्ड केयर को। चाइल्ड केयर को कैसे प्रोटेक्ट करती है कि भाई जब चाइल्ड होगा तो उसे जो मिल्क प्रोड्यूस करेंगे वो कौन करेगा, मेमरी ग्लैंड ही तो करेगी। तो ओवरी जो है एक प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं गैमेट, गैमेट को कहते हैं हम ओवम। और जो ओवम होती है ना गैमेट, यानी गैमेट में सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती इसीलिए तो हम फर्टिलाइजेशन करा देते हैं। अगर मान लो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि फ्यूज़ होता है, फ्यूज़ क्यों हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ पे सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल होगी तो वो फ्यूज़ ही नहीं हो पाएगा। कुछ सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन भी है जिसे हम ओवरियन हार्मोन कहते हैं। ओवरी लोकेटेड है कहाँ पे, लोअर एब्डोमेन में, 2 से 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, कनेक्ट होती है पेल्विक वॉल से और यूटेरस से लिगामेंट द्वारा कनेक्ट होती है। हर एक ओवरी की बात करें तो ये थिन एपिथीलियम होता है यहाँ पे जो इनक्लोज करती है और इसके अंदर ओवेरियन स्ट्रोमा होता है। अब जो स्ट्रोमा है वो डिवाइड करता है पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर वाले पार्ट को हम मेड्यूला कहते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, अब ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब, यूटेरस, विजाइना ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फीमेल एसेक्सरी डक्ट। फीमेल एसेक्सरी डक्ट 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है हर एक फेलोपियन ट्यूब, एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूटेरस। और जो इसके पार्ट एक क्लोज पार्ट होता है फनल शेप का जिसे इनफंडिबुलम कहा जाता है। इनफंडिबुलम के पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसे फिम्ब्रियाई कहते हैं। और फिम्ब्रियाई जो है ना वो ओवम का कलेक्शन करता है आफ्टर ओव्यूलेशन। ओवम का कलेक्शन करेगा कौन, फिम्ब्रियाई, ये आपको याद होना चाहिए। और जो इनफंडिबुलम है वो एक वाइडर रीजन में होता है, ये आप डायग्राम वगैरह देख लेना कि इन तीनों को मिला के हम कहते हैं फेलोपियन ट्यूब, स्टमस, अम्प्यूला एंड इनफंडिबुलम। एम्प्यूला में फर्टिलाइजेशन होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ये तीनों को मिला के फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। यहाँ पे एक वेजाइना और सर्विकल कैनाल है और सर्विक्स है, इसको हम फिम्ब्रियाई कहते हैं जो ओवम को कलेक्ट करने में मदद करता है। और ये हमारी 3 लेयर होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। जो स्टमस होता है वे एक वो वाइडर रीजन होता है, वाइडर पार्ट होता है ओविडक्ट का जिसे को हम एम्प्यूला कहते हैं। और लास्ट पार्ट ओविडक्ट का होता है स्टमस, ये नैरो ल्यूमन होता है, ये यूटेरस को जॉइंट करता है। एक मिनट यहाँ पे क्या था, इनफंडिबुलम।
इनफंडिबुलम में जो वाइडर पार्ट है उसको एम्प्यूला कहते हैं, और लास्ट पार्ट ओविडक्ट का स्थिमस कहलाता है, जिसका ल्यूमन होता है नैरो। अब यूटेरस क्या होता है? सिंगल यूटेरस होता है, इसको हम वुम्ब भी कहते हैं, यानी कोक, हिंदी में इसको कोक कहते हैं, तो इसे वुम्ब कहा जाता है। और जो वुम्ब की शेप होती है वो इन्वर्टेड पियर जैसी होती है, लिगामेंट द्वारा सपोर्टेड रहती है, यूटेराइन वॉल द्वारा। ये ओपन होती है विजाइनल के थ्रू, ओपन होती है नैरो सर्विक्स के थ्रू। एंड जो सर्विक्स है, सर्विक्स को हम सर्वाइकल कैनाल भी कहते हैं, और सर्वाइकल कैनाल और विजाइना मिल के बनाती है बर्थ कैनाल। सर्वाइकल कैनाल और विजाइना मिल के बर्थ कैनाल बनाती है। हमारी जो यूटेरस है ना, उसके पास 3 लेयर होती है मैम। तो एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस होती है जिसे पेरीमेट्रियम कहा जाता है, मिडिल थिक लेयर होती है जिसे मायोमेट्रियम कहा जाता है, और इनर वाली जो लेयर है वो ग्लैंडुलर लेयर है जिसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है। तो एंडोमेट्रियम जो है ना वो साइक्लिक चेंज करती है, मतलब एंडोमेट्रियम मैंडेटरी है किसके लिए? मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। और मायोमेट्रियम जो है वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कराती है जब बेबी की डिलीवरी होनी होती है तब। अब फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर आता है मोन्स प्यूबिक, लेबिया मेजियोरा, माइनोरा, हाइमन, क्लाइटोरिस। मोन्स प्यूबिक क्वेश्चन फोल्ड टिश्यू है जो कवर करता है स्किन को कवर करता है, इसे हम प्यूबिक हेयर भी कहते हैं। और जो लेबिया मेजियोरा है ये फ्लैशी फोल्ड टिश्यू है जो एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मोन्स प्यूबिक से एंड सराउंडेड द टिश्यू विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मोन्स। ये लाइन दोबारा रिपीट होगी, मैं दोबारा रिपीट करी हूँ। जो लेबिया मेजियोरा है ना वो फ्लैशी फोल्ड टिश्यू है, एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मोन्स प्यूबिक एंड सराउंडेड दी ओपनिंग को सराउंड करता है कौन? मोन्स प्यूबिक। और जो लेबिया माइनोरा है वो पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू है। लेबिया माइनोरा पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यू है जो अंडर लेबिया मेजियोरा के अंदर आता है। जो लेबिया मेजियोरा होगा ना वो बाहर होगा और लेबिया माइनोरा उसके अंदर होता है। तो विजाइना की जो ओपनिंग होती है वो पार्शियली कवर्ड होती है एक मेम्ब्रेनस लेयर द्वारा, पार्शियली कवर्ड होती है जिसे हम हाइमन कहते हैं। और जो क्लाइटोरिस है वो एक टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कहाँ पे होता है? 2 माइनोरा के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है जहाँ पे यूरेथ्रल की ओपनिंग होनी होती है। तो अब देखो जो हाइमन है ना वो इंडिकेटर नहीं है कोइटस का कि जो फीमेल है वो सेक्सुअल एक्सपीरियंस है या नहीं है, ये कोई इंडिकेटर नहीं है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि हाइमन, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। एक मिनट, इनफैक्ट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी एंड सेक्सुअल एक्सपीरियंस। क्योंकि इसका भी एक रीज़न है कि जो हाइमन है ना वो कभी भी टूट जाती है। ऐसा नहीं है कि कभी वो साइकिल के दौरान पे या फिर कोई खेल के दौरान पे जब फीमेल खेलती है, स्पोर्ट्स में जाती है, तो वहाँ भी टूट सकती है हाइमन, ब्रेक हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो कभी कभी तो कुछ ऐसी फीमेल्स भी हैं जिन्होंने सेक्सुअल एक्सपीरियंस किया हुआ है बट उसमें अभी भी हाइमन प्रेजेंट है। तो हम हाइमन को रिलायबल इंडिकेटर नहीं मान सकते कि फीमेल ने सेक्सुअल एक्सपीरियंस किया है या नहीं है। ये सीधा सीधा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं, पार्चुरेशन की बात करते हैं। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज अबाउट, ह्यूमन प्रेगनेंसी 9 मंथ की होती है जिसे जेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। विग्रेस कॉन्ट्रैक्शन होता है यूटेरस का कब? एंड दी प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी एकदम लास्ट स्टेज पे होती है, जब डिलीवरी होनी होती है तो विग्रेस वहाँ पे बहुत सारा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है और वो कॉन्ट्रैक्शन ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। एक्सपल्शन डिलीवरी ऑफ द फीटस, ये क्या लिखा है? दी, एक तो पूरा पिक्चर में क्लियर भी नहीं आया है। द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस, डिलीवरी जब फीटस की होती है तो इसे चाइल्ड बर्थ कहा जाता है और मेडिकल टर्म में पार्चुरेशन कहते हैं। पार्चुरेशन एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। ये मैंने आपको अभी कराया था ना क्वेश्चन कि पार्चुरेशन कौन से मैकेनिज्म से होता है, तो वो यही था कि न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। यहाँ पे जो पार्चुरेशन का सिग्नल है वो कब जाता है? जब फीटस फुली डेवलप हो जाता है। जब फीटस फुली डेवलप हो जाता है तो एक सिग्नल जाता है और वहाँ पे माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है जिसे हम कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये ट्रिगर करता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा कहाँ से? मैटरनल पिट्यूरिटी से। ऑक्सीटोसिन जो है वो एक्ट करता है यूटेराइन की मसल्स पे और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन कराता है ताकि बेबी बाहर आ सके। द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सेक्रीशन कंटिन्यू होता रहता है और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है
और बर्थ कैनाल द्वारा बेबी फिश बाहर आ जाता है। तो इसी को हम पार्चुरेशन कहते हैं। सून आफ्टर इन्फेंट इज डिलीवर, जब इन्फेंट डिलीवर्ड हो जाता है तो प्लेसेंटा को एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूटेरस। मेमरी ग्लैंड, अब देखो मेमरी ग्लैंड जो है ना फीमेल की, वो डिफ्रेंशिएशन करती है ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी और मिल्क प्रोड्यूस करने लगती है एंड ऑफ द प्रेगनेंसी के। पहले तो वहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन चल रहा होता है जब प्रेगनेंसी कंसीव हो रही होती है, और फिर उसके बाद में जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है, मतलब प्रेगनेंसी के एंड में जो फीमेल है वो मिल्क प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी। और इस पीरियड को हम लैक्टेशन पीरियड कहते हैं, जो कि 6 मंथ का होता है अप्रॉक्सीमेटली। ये हेल्प करता है मदर की फीडिंग कराने में जो बॉर्न बेबी है। और जो मिल्क प्रोड्यूस होता है वो इनिशियल फ्यू डेज में होता है, जिसे हम लैक्टेशन कहते हैं। और लैक्टेशन वाले पीरियड में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसमें कोलेस्ट्रम होता है, और कोलेस्ट्रम जो होता है ना उसमें हमारा इम्यूनोग्लोबिन ए नाम का एंटीबॉडी या एंटीबॉडीज होती है मेनली, जिसके अंदर फैट नहीं होता, बिल्कुल ऑलमोस्ट नील होता है। इसके अंदर जो फैट होता है वो फैट होता ही नहीं है। इसीलिए डॉक्टर जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको, मतलब मदर को बोलते हैं कि आप जो अपने बच्चे को ना ब्रेस्ट फीडिंग ही कराइए, बाहर का कुछ नहीं। तभी तो एक बच्चा जो होता है, और उसमें इतनी प्रोटीन्स वगैरह रहती है, इतनी ज़्यादा प्रोटीन्स रहती हैं कि बच्चे जो है ना, छोटा बच्चा वो सिर्फ दूध पे भी रह सकता है। और इसे हम पैसिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। बहुत सारी इम्यूनिटी इसमें प्रेजेंट होती है, इसे हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। ये कंटेन करता है सेवरल एंटीबॉडीज, जो कि एब्सोल्युटली एसेंशियल है न्यूबॉर्न बेबी के लिए। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अ हेल्दी बेबी। हेल्दी बेबी को ये बोला जाता है, हेल्दी बेबी को क्या, ऑब्वियसली मदर को बोला जाता है, ताकि उसका बेबी हेल्दी हो पाए, है ना। तो चलो यहीं से होता है हमारा चैप्टर ख़त्म। नेक्स्ट आपको थैंक यू। ये सेशन आज तक अभी तक जिसने भी लास्ट तक देखा है उसके लिए थैंक यू। और फटाफट आप लोग जो है इसके क्वेश्चन वगैरह एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेना। ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगी एंड टेलीग्राम पे मिल जाएगी, सिंप्लीफाइड बायोलॉजी पे। और जहाँ से भी मन हो आपको वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। और हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।